मिडल ईस्ट में कुछ दिन की शांति के बाद फिर बारूदी हमले शुरू हो गए हैं। हूती ने सऊदी अरब की सबसे बड़ी रिफाइनरी पर हमला बोल दिया है। ईरान ने यूएई के जहाज पर मिसाइल दाग दी। यूक्रेन ने रूस के स्पेस सेंटर पर क्रूज मिसाइलें चलाई हैं। बाल्टिक सागर के तट पर बसे रूसी शहर पर बड़े हमले हुए हैं। यूरोप में गोला बारूद बनाने वाली कंपनियों में धमाके हो रहे हैं। यूक्रेन का युद्ध अब नाटो देशों तक बढ़ रहा है। इस वक्त दुनिया में कई युद्ध चल रहे हैं, कई नए फ्रंट खुल रहे हैं। फुल डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। मिडिल ईस्ट का महायुद्ध फिर भड़का। हूती का सऊदी रिफाइनरी पर भीषण अटैक। और मुझ में ईरान ने फिर हमले तेज किए। यूएई के जंबो जहाज को उड़ाया। इजराइल का साउथ लेबनान में बमबारी के बाद बुलडोजर एक्शन। ज़ेलेंस्की ने पुतिन का रॉकेट प्लांट उड़ाया। फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइल से समारा में तबाही। पुतिन ने समंदर से यूक्रेन का रास्ता बंद किया। यूक्रेन के ऊर्जा संस्थानों पर ताबड़तोड़ हमले। हूती जैसे ईरान के एक रेजिस्टेंट ग्रुप ने मुस्लिम नाटो का धुआं उड़ा रखा है। सऊदी अरब की सबसे बड़ी रिफाइनरी हूती के हमले के बाद धू धू करके जल रही है। हूती ने 2 कामिकेजे ड्रोन से जिजान प्रांत में अरामको रिफाइनरी को निशाना बनाया। सऊदी ने रिफाइनरी की सुरक्षा के लिए जिजान में पैट्रियट और थर्ड एयर डिफेंस तैनात कर रखे हैं। दोनों ही एयर डिफेंस हूती के ड्रोन हमलों को रोकने में फेल हो गए। दोनों ड्रोन बहुत कम ऊंचाई पर उड़ते हुए आए और रिफाइनरी से टकरा गए। अचानक धमाके के साथ जैसे आग के शोले उठे, जिजान रिफाइनरी में कोहराम मच गया। हूती की राजधानी सना से लाल सागर के किनारे बसा सऊदी का जिजान सिटी 414 किलोमीटर दूर है। यहां सऊदी अरब की पोर्ट सिटी भी है और अरामको रिफाइनरी की एक बड़ी प्रोसेसिंग यूनिट भी है। जिजान में अरामको रिफाइनरी की प्रोसेसिंग क्षमता 40 लाख बैरल डेली की है। यहां से कच्चा तेल और प्रोसेस्ड प्रोडक्ट लाल सागर के रास्ते विदेश भेजे जाते हैं। जुलाई से मिड अगस्त तक हूती कम से कम यहां 4 बड़े अटैक कर चुका है। सऊदी अरब और हूतियों के बीच यमन के मोखा पोर्ट पर भी भीषण जंग जारी है। लाल सागर के किनारे बसे मोखा पोर्ट पर यमन की आधिकारिक सरकार का कंट्रोल है। मोखा में कई दिनों से भीषण जंग जारी है। मोखा की जंग ईरान वर्सेस सऊदी। मोखा की जंग सिर्फ हूती और यमन की मान्यता प्राप्त सरकार के बीच लड़ाई नहीं है। अब यह लड़ाई ईरान और सऊदी अरब के बीच की बन गई है। हूती के साथ ईरान पूरी ताकत के साथ खड़ा है। यमन की मान्यता प्राप्त सरकार के साथ सऊदी भी जान लड़ा कर खड़ा हुआ है। अगर मोखा पोर्ट पर हूतियों का कब्जा हो जाता है तो सऊदी अरब की परेशानी बहुत बढ़ जाएगी। लाल सागर में घुसना भी उसके लिए बहुत रिस्की हो जाएगा। मोखा में सऊदी फोर्सेस जहां हूतियों पर भारी बमबारी कर रही हैं, वहीं हूती बैलिस्टिक मिसाइल से सऊदी सेनाओं पर कहर बनकर टूट रहे हैं। बीती रात की लड़ाई में कम से कम 11 लोगों के मारे जाने की खबर आई है। यमन के मोखा पोर्ट से हॉर्मुज की दूरी करीब 2500 किलोमीटर है। ईरान की आईआरजीसी ने हॉर्मुज में फिर मिसाइलों से हमले शुरू कर दिए हैं। इस बार निशाना यूएई का एक जंबो जहाज बना जो हॉर्मुज पार कर अरब सागर की ओर बढ़ रहा था।
यूएई का जहाज ओमान वाले रूट से निकल रहा था, तभी ईरान ने ड्रोन और मिसाइलें दागनी शुरू कर दी। जहाज के इंजन में आग लग गई। ईरान ने हॉर्मुज में 14 अगस्त को यूएई के एक जहाज पर हमला किया। 13 अगस्त को यूएई के 2 जहाजों को निशाना बनाया गया था। हॉर्मुज में जहाजों पर बारूद बरस रहा है। न्यूयॉर्क में ट्रंप दावा कर रहे हैं कि युद्ध के बाद हॉर्मुज पर उनका कंट्रोल होगा। ट्रंप को सपने में हॉर्मुज और ईरान का तेल दिख रहा है। ईरान उन देशों का तेल निकाल रहा है जो ट्रंप के बताए रूट पर चल रहे हैं। Defeating Iran, which is being very badly defeated. Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Essentially, that's what it is. We have the blockade. No ships get through unless we want them to. But, and how about Venezuela? Venezuela was a one-day war. And now we work great with them. We've taken in millions and millions of barrels of oil. But we're doing really good. We're doing good in every way. You know, I built the military, and now I used it a little bit more than I wanted to, frankly, but that's okay, because we cannot let Iran have a nuclear weapon. Do we agree? मुस्तफा खोमनेई ने ट्रंप को हॉर्मुज पर करारा जवाब दिया है। किसी रैली में दावा करने से हॉर्मुज किसी देश की टेरिटरी नहीं हो जाता। हॉर्मुज ईरान का है, था और आगे भी ईरान का रहेगा। अमेरिका के लिए हॉर्मुज पर कंट्रोल करना तो दूर, उन्हें एक जहाज तक IRGC नहीं निकालने देगी। IRGC के कमांडर इन चीफ अहमद वाहिदी ने ईरानी ड्रोन की तस्वीरें जारी करते हुए कहा, जल्द ही ट्रंप की गलतफहमी दूर हो जाएगी। ईरान ने ट्रंप को तोहफे में एक वीडियो दिखाया है जिसमें अमेरिका का एडवांस ड्रोन MQ-9 और दूसरे हथियार नुमाइश के लिए रखे हुए हैं। ईरान ने युद्ध में अमेरिकी ड्रोन और फाइटर प्लेन्स को मार गिराया है। अब रिवर्स इंजीनियरिंग का इस्तेमाल कर उन्हें अमेरिका और इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल करने की तैयारी चल रही है। अमेरिका के ये बेबुनियाद दावे की जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट से सामान्य तौर पर गुजर रहे हैं, जो उस देश की सेना की हताशा और बेबसी को दिखाते हैं। ये दावे पूरी तरह से झूठ और मनगढ़ंत है। हम ये साफ तौर पर कहते हैं कि पहले की तरह ही हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह से ईरान के प्रबंधन और नियंत्रण में है। ईरान की शक्तिशाली सशस्त्र सेनाओं की मंजूरी और देखरेख के बिना कोई भी कमर्शियल जहाज या तेल टैंकर वहां से सुरक्षित रूप से नहीं गुजर पाया है और ना ही गुजर पाएगा। लेबनान में ईरान के तगड़े विरोध के बावजूद इजराइल की हिजबुल्लाह के गढ़ों पर बमबारी जारी है। साउथ लेबनान में येलो लाइन पर बसे उन गांवों को इजराइल बमबारी से उड़ा रहा है जहां पहले हिजबुल्लाह के सपोर्ट बेस थे। इजराइल ने साउथ लेबनान के जावतार अल शर्किया शहर पर चढ़ाई कर दी है। नेतन्याहू की आर्मी बुलडोजर लेकर वहां सफाई कर रही है। लेबनानी लोगों के घरों को तोड़कर शहर को समतल बनाया जा रहा है। ट्रंप ने इजराइल को वहां से हटने का आदेश दिया था। नेतन्याहू ने वहां भी टैंक भेज दिए। बड़ी संख्या में सरकारी इमारतों को बम से उड़ा दिया गया। इसमें शहर का एक 4 मंजिला स्कूल, नगरपालिका भवन, नर्सरी और एक NGO भी शामिल है। इजराइल ने साउथ लेबनान के नबातियह शहर में भी भीषण तबाही मचाई है। नेतन्याहू ने इस शहर को भी खाली कराने का आदेश IDF को दिया है। जुलाई से ही नबातियह में बड़े हमले हो रहे हैं। साउथ लेबनान के अंसार गांव में इजरायली एयर स्ट्राइक में कई घरों का नामो निशान मिट गया। मोहम्मद सालेह का घर मलबे का ढेर बन चुका है। मलबे के बीच वहां रहने वाले लोगों की तलाश टॉर्च जलाकर की जा रही है। इजराइल के एयर स्ट्राइक में सालेह के परिवार के 7 लोग मारे गए, जिनमें 3 बच्चे शामिल हैं। इजराइल का दावा है अंसार गांव में उन्हीं घरों को निशाना बनाया गया जहां हिजबुल्लाह के सपोर्टर थे, जबकि मोहम्मद सालेह का दावा है कि उनका हिजबुल्लाह से कोई लेना देना नहीं है। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच मार्च से शुरू हुई लड़ाई में अब तक 4000 से ज्यादा लेबनानी मारे गए, जिनमें सैकड़ों सिविलियन हैं। इजराइल के
40 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं, जिनमें एक मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर शामिल है। ये एक ऐसा अपराध है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मेरा मतलब है कि इस इलाके ने ऐसा क्या किया था कि यहाँ एक लड़ाकू विमान आया और इतनी बर्बर मिसाइल्स दागी। आसपास के इलाके में कुछ भी नहीं बचा, न तो जैतून के पेड़ और ना ही यहाँ मौजूद कोई भी चीज। सब कुछ तबाह हो गया। ये किस तरह का अपराध है? आप पत्रकार जहाँ भी थे वहाँ से यहाँ आए हैं। ऐसा कोई पत्रकार नहीं है जो यहाँ ना आया हो। लेकिन भगवान के लिए जरा मुझे दिखाइए और बताइए कि मेरे पास यहाँ क्या बचा है। वेस्ट बैंक में भी इजरायली सेटलर्स और लोकल फिलिस्तीनी किसानों के बीच युद्ध चल रहा है। फिलिस्तीनी किसानों का आरोप है कि सेटलर्स ने उनका पानी चोरी कर लिया है। उनकी खेती को मिलने वाला पानी सेटलर्स ने अपने बड़े बड़े पूल की तरफ पाइप लगाकर मोड़ लिया है। पूल में सिर्फ यहूदी ठंडा ठंडा कूल कूल फील कर रहे हैं। फिलिस्तीनी किसानों के सामने औने पौने दाम में जमीन बेचने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। यहूदी सेटलर्स यही चाहते हैं। मिडिल ईस्ट के युद्ध से ज्यादा भयंकर युद्ध रूस और यूक्रेन में चल रहा है। यूक्रेन ने रूस के समारा में 600 ड्रोन दागे, फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइलों से हमला किया। जेलेंस्की ने समारा में पुतिन के सैन्य और औद्योगिक परिसरों को भारी नुकसान पहुंचाया। यूक्रेनी ड्रोन और मिसाइलें रूस के प्रोग्रेस रॉकेट एंड स्पेस सेंटर में गिरी। ये रूस की सरकारी स्पेस एजेंसी रोसकोस्मोस का हिस्सा है। रूस यहीं सुयोज 2 स्पेस लॉन्च वाहन विकसित करता है। इसके अलावा सिविलियन एयरक्राफ्ट भी और सैन्य एयरक्राफ्ट भी डेवलप किए जाते हैं। समारा में अटैक कर जेलेंस्की ने रूस के एवियाकोर विमान कारखाने को टारगेट किया। यहाँ विमान के पुर्जे बनाए जाते हैं, उनकी मरम्मत और सर्विसिंग का काम होता है। यूक्रेन ने रूसी सेना के ओरियोन ड्रोन और इस्कंदर मिसाइलों के पुर्जे बनाने वाली यूनिट पर भी हमले किए हैं। यूक्रेन ने जिस फ्लेमिंगो मिसाइल से तबाही मचाई है वो दुनिया की सबसे हैवी क्रूज मिसाइल है। फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइल 3000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। सबसे बड़ी बात जो इसे दुनिया की क्रूज मिसाइलों से अलग करती है, ये 1150 किलो का पेलोड लेकर उड़ान भरती है। इसकी स्पीड करीब 900 किलोमीटर प्रति घंटे है। इसका निशाना बहुत सटीक है। मार्जिन ऑफ एरर केवल 6 मीटर का है। फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइल बहुत कम ऊंचाई पर उड़ान भरती है। जब इसे सैकड़ों ड्रोन के बीच फायर किया जाता है तो ये रडार को चकमा देने में कामयाब हो जाती है। इसमें फिर करीब 1 टन का वॉरहेड जहां गिरता है वहां तबाही को रोकना नामुमकिन होता है। यूक्रेन ने बाल्टिक सागर के तट पर बसे रूस के उस्त-लुगा पोर्ट पर बड़ा हमला किया है। पोर्ट से आग की लपटें निकल रही हैं। उस्त-लुगा पोर्ट पुतिन का कैश काउंटर है। रूस यहां से डेली 7 लाख बैरल कच्चा तेल निर्यात करता है। इसके अलावा पेट्रोलियम प्रोडक्ट, LNG, कोयला और उर्वरकों का बड़े पैमाने पर निर्यात किया जाता है। उस्त-लुगा पोर्ट रूस के औद्योगिक शहर सेंट पीटर्सबर्ग से 110 किलोमीटर दूर एस्टोनिया के बॉर्डर पर है। यूक्रेनी हमले में नोवाटेक कॉम्प्लेक्स को भी भारी नुकसान हुआ है। ये कॉम्प्लेक्स हर साल 8 मिलियन मीट्रिक टन कच्चे गैस कंडेंसनेट को लाइट और हैवी नैफ्था जेट ईंधन में रिफाइन करता है। यूक्रेन ने यहां एक साथ 50 से ज्यादा ड्रोन दागे। कुछ को एयर डिफेंस इंटरसेप्ट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से पोर्ट में आग लग गई। इस प्लांट में अगर कामकाज ठप होता है तो दुनिया में जेट ईंधन और फर्टिलाइजर का संकट गहरा सकता है। रूस ने बीती रात यूक्रेन को 2 बड़े पोर्ट इज़माइल और रेनी को निशाना बनाया था। इज़माइल पोर्ट से आग की गगनचुंबी लपटें उगती दिखाई दे रही थी। रूस ने रेनी पोर्ट और इज़माइल पोर्ट पर अटैक कर यूक्रेन को समंदर से काट दिया है। ये दोनों पोर्ट रोमानिया और मोल्दोवा के रास्ते यूक्रेन को यूरोप तक कनेक्टिविटी देते हैं। यूक्रेन इज़माइल पोर्ट और रेनी पोर्ट के जरिए गेहूं का निर्यात करता है। दूसरी तरफ मिलिट्री कार्गो, ड्रोन पोर्ट और कई तरह के केमिकल मंगवाता है। इन्हें पोर्ट में ही बने बड़े बड़े वेयरहाउस में स्टॉक करने की सुविधा है।
यहाँ से सामान ट्रेन के जरिए या सड़क मार्ग से पूरे यूक्रेन में भेजा जाता है। रूस ने यूक्रेन के ओडेशा पोर्ट की पहले ही नाकेबंदी कर ली है। जेलेंस्की के पास अब ज्यादा ऑप्शन नहीं बचे हैं। फ्रंटलाइन पर रूस के हाथों बुरी तरह पीटने के बाद अब यूक्रेन वहां भी वापसी करने की कोशिश कर रहा है। अग्रिम मोर्चे पर जाती रूसी सेना को गाड़ियों को यूक्रेन के मिड रेंज ड्रोन एक एक करके उड़ा रहे हैं। कीव में भारी तबाही के बाद यूक्रेन ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। यूक्रेन का मिग 29 रूस के खिलाफ फुल एक्शन में है। इसने एक रूसी ड्रोन को हिट किया है जो समंदर में गिरकर जल रहा है। उसके ठीक ऊपर यूक्रेन का मिग 29 उड़ रहा है। रूस ने एक हफ्ते तक कीव में ताबड़तोड़ हमले के बाद फिर पूर्वी यूक्रेन में फोकस बढ़ा दिया है। खार्किव और सुमी रीजन में रूस उन अड्डों को फैब 500 बमों से उड़ा रहा है जहां यूक्रेनी सेना की पोजीशंस है। पुतिन का अगला प्लान पूर्वी यूक्रेन में कब्जे वाली जमीन को रूस की मुख्य भूमि में शामिल करने का है। एफएसबी की खुफिया रिपोर्ट के हवाले से दावा किया गया कि रूस जल्द बॉर्डर जोन को हटाना शुरू करेगा। पूर्वी यूक्रेन के लुहांस्क और डोनेट्स्क को रूस के रोस्तोव और वोरोनिश प्रांत में शामिल कर लिया जाएगा। क्रीमिया और खेरसोन प्रांत के बॉर्डर जोन भी खत्म कर दिए जाएंगे। यूक्रेन के इस इलाकों में रहने वाले लोगों को अभी से रूसी पासपोर्ट बड़ी संख्या में बांटे जा रहे हैं। रूस में विलय की घोषणा से पहले जीते गए इलाकों को पुतिन रूसी रंग में रंग देना चाहते हैं। ये साफ है कि आज एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान मुख्य लक्ष्यों पर काम किया जा रहा है, लेकिन रूस राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है, चाहे वो सीमाएं हों या फिर पूरे इलाके। ये इलाका जटिल है। कल कमांडर ने यहाँ के हालात का जायजा लिया था और मैं उनकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। आज मैं आपसे सुनना चाहता हूँ और आपसे सुझाव जानना चाहता हूँ कि आपके और आपके साथियों के सामने आने वाली आम चुनौतियों से सबसे बेहतर तरीके से निपटने के लिए और क्या कदम उठाए जाने चाहिए। जेलेंस्की को सरेंडर कराने के लिए रूसी सर्दियां आने से पहले ही यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर की कमर तोड़ना चाहते हैं। अगर यूक्रेन के बिजली घर ठप हो जाएंगे तो स्टारलिंक समेत तमाम कम्युनिकेशन सेंटर काम नहीं कर पाएंगे। जेलेंस्की के लिए युद्ध लड़ना मुश्किल होगा। यूक्रेन की डिफेंस इंडस्ट्री बिना बिजली के प्रोडक्शन नहीं कर पाएगी। इससे यूक्रेनी सेना की क्षमता बहुत घट जाएगी। यूक्रेन बची कुची बिजली वेपन इंडस्ट्री को चलाने में खर्च करेगा ताकि गोला बारूद और ड्रोन का प्रोडक्शन बना रहे। इससे यूक्रेन की जनता सड़कों पर आ सकती है। जेलेंस्की के लिए इस स्थिति को संभालना बहुत मुश्किल होगा। यूरोप से भी जेलेंस्की को बड़ा झटका लगने वाला है। एक हफ्ते में वहां की 2 बड़ी हथियार बनाने वाली कंपनियों में धमाके हो गए। रोम के पास इटली में हथियार बनाने वाली कंपनी KNDS एम्बो में धमाके हुए। ये कंपनी मीडियम और लॉन्ग रेंज के हथियार और सॉलिड ईंधन पर चलने वाले रॉकेट बनाती है। बुल्गारिया में गोला बारूद बनाने वाली एम्मो कंपनी में भी धमाके हुए। यहां से ज्यादातर सामान यूक्रेन को ही सप्लाई होता है। यूक्रेन को घुटनों पर लाने के बाद पुतिन यूरोप से निपटेंगे। वहां बड़ा युद्ध करने के बजाय अपने दुश्मनों की टारगेट किलिंग करा सकते हैं। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क का दावा है कि वार्सा में एक रूसी नागरिक को गिरफ्तार किया गया जिसे मॉस्को से भेजा गया था। आरोप है कि उसे एक अमेरिकी नागरिक की हत्या का टारगेट दिया गया था। दुर्भाग्य से हमें ये मानकर चलना होगा कि पुतिन की सरकार दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अपने लिए परेशानी खड़े करने वाले लोगों को खत्म करने की कोशिश करेगी। इसीलिए पोलैंड या दूसरे देशों के नागरिकों के खिलाफ आगे किसी भी कोशिश को रोकने के लिए हम इस मामले में बहुत सख्त कदम उठाएंगे। मुझे नाम बताने की इजाजत नहीं है, लेकिन ये ऐसी पहली घटना है जिसमें किसी ने रूस के कहने पर किसी दूसरे नेटो देश, खासकर पोलैंड के वार्सा में एक अमेरिकी नागरिक पर हमला करने का फैसला किया। रूस यूक्रेन युद्ध धीरे धीरे नाटो के बॉर्डर तक आ गया है। ये कभी भी बॉर्डर क्रॉस कर विश्व युद्ध करा सकता है।